हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर हम जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका मतलब ये है कि हम एक यूआईएन यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं और ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर उस टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। किनके द्वारा? टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक टैक्स पेयर जो कि टैक्स पे कर रहा है उसके नेम को नहीं यूज़ किया जाएगा बल्कि उसकी आइडेंटिटी नंबर को यूज़ किया जाएगा टैक्स पर्पसेस के लिए। उस टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो उसे दिया गया है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन क्या करता है। रजिस्ट्रेशन हमें एक टैक्स पेयर को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है और ये आइडेंटिटी किस लिए ज़रूरी है, ताकि हम जो टैक्स पेयर है वो अपने टैक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो ये होता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। आए कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहला फीचर आता है रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड। सेक्शन 25 सब सेक्शन 6 एंड सेक्शन 25 सब सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट हमें ये बताता है कि रजिस्ट्रेशन उस टैक्स पेयर को ग्रांट की जाती है जिसके पास एक वैलिड पैन, जिसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है, और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इशू किया जाता है। अगर एक पर्सन जो टैक्स पेयर है उसके पास वैलिड पैन है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और रजिस्ट्रेशन उसे ग्रांट कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस है, तो वो 2 एक्सेप्शंस कौन सी हैं। एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसका मतलब है कि अगर टैक्सेबल पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स ही बात है उसके पास इंडिया का पैन भी नहीं होगा। तो उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ दूसरे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाएगी। अगर एक पर्सन टैक्स TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर हुआ है तो उस पर्सन का टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। पैन की जगह इस पर्सन को पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस जो पर्सन जो TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है उसको अपना टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN। देखिए रजिस्ट्रेशन GST के लिए एक 15 डिजिट का GST आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है सप्लायर को। उस 15 डिजिट GST आइडेंटिफिकेशन नंबर को GSTIN कहा जाता है और उसे एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जो GSTIN कोड दिया जाता है उसमें जो पहले 2 डिजिट्स हैं, टोटल 15 डिजिट का होता है, जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होता है, बाकी के 10 डिजिट्स पैन होता है लीगल एंटिटी का, और बाकी के नेक्स्ट 2 डिजिट्स उसका एंटिटी कोड होता है, और जो एक लास्ट डिजिट होती है वो चेक सम नंबर होता है। व्हाट इज चेक सम नंबर। चेक सम नंबर में क्या होगा, देखिए अगर पहली 2 डिजिट्स मैंने आपको कहा कि स्टेट कोड है, ये समझने वाली बात है, आपको समझना होगा कि पहली 2 डिजिट स्टेट कोड है, उसके बाद पैन आ जाता है, फिर 2 डिजिट्स एंटिटी कोड है। सपोज स्टेट कोड है 22, फिर एंटिटी कोड है 1Z। तो पहले 2 स्टेट कोड था तो 2 को प्लस कर देंगे 4, एंटिटी कोड है हमारा 1Z, तो 4 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो बन गया हमारा 5, तो 5 हमारा चेक सम नंबर होगा। तो इस तरह कुछ GSTIN का फॉर्मेट बनाया जाता है। आगे देखिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
देखिए, अगर एक पर्सन जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो चुका है, अब ये चीज़ क्या है, देखिए अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हु इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अ पर्सन विद एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिसकी टर्नओवर 20 लाख रुपीज एनुअल टर्नओवर सालाना 20 लाख रुपीज से एक्सीड होती है, वो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। और वो पर्सन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है कब, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर। देखिए, जिस डेट से वो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो चुका है उस डेट के 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो अगर वो एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर अंदर दे देता है तो उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस डेट पे वो पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल हुआ है उस डेट को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। दूसरे पॉइंट में है कि अगर एक एप्लीकेंट उसने रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो 30 डेज के बाद दी है, मतलब जिस डेट को वो लायबल था उसके 30 डेज के बाद वो अगर एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस डेट पे उसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाएगी, दी जाएगी, उस डेट को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। अब देखो, इन केस ऑफ सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन क्या है कि मतलब अगर टैक्स पेयर जो है वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है वॉलंटरली, मतलब अगर वो थ्रेश होल्ड एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर है कि उसकी अभी उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती पेइंग टैक्स के लिए, ठीक है, अगर वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जिस डेट को उसको रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर मिला है उस डेट को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज परमानेंट, ठीक है, ये टेम्परेरी नहीं होगी। देखो, अगर तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, अंटिल इट इज कैंसल्ड, ठीक है, जब तक इसे कैंसिल नहीं किया जाएगा तब तक ये वैलिड है। और या इसे सरेंडर नहीं किया जाएगा, सरेंडर मतलब छोड़ देना, सरेंडर कर देना, और सस्पेंडेड या फिर इसको खुद सस्पेंड कर दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो जीएसटी है रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड नहीं होगी। बट इन केस के अलावा अगर हम कहें कि इसकी वैलिडिटी कितनी है तो इट इज़ परमानेंट, रजिस्ट्रेशन इज परमानेंट। एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक वैलिडिटी पीरियड है जो कि अथॉरिटीज़ के द्वारा ही फिक्स किया जाता है, ठीक है। जब वो अथॉरिटीज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती हैं तब उस चीज़ को फिक्स कर लिया जाता है कि उनकी वैलिडिटी पीरियड क्या है। देखो, अगर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसका वैलिडिटी पीरियड है ग्रांटेड टू सीटीपी, सीटीपी का मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और एनआरटीपी का मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा, पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर जितना पीरियड स्पेसिफाई किया उतना, या फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का टॉपिक अभी पिछला फीचर निकला है, वो मैंने समझा दिया है आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, विच इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर, UIN, सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 एंड सेक्शन 25 सबसेक्शन 10। देखिए, अगर कोई नेशनलाइज्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या है कि उनको एक कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई करने के बाद उनको UIN GSTN पोर्टल से लेना पड़ता है। GSTN पोर्टल का भी टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझा दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स GST के देख लीजिए ताकि आपको हर चीज़ की प्रॉपर क्लैरिटी हो सके। तो UIN की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, अगर जो सप्लाईज उन्होंने देखिए जो सप्लाईज रिसीव की जाती हैं उनके द्वारा, तो उन सप्लाईज पे जो टैक्स पे किया जाता है उस टैक्स पे करने पे जो रिफंड उन्हें मिलता है, रिफंड क्लेम करने के लिए UIN यूनिक आइडेंटिटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी एक पूरे प्रिस्क्राइब फॉर्म में,
ठीक है। और जो वो पर्सन है, जब वो जिस डेट को वो एप्लीकेशन सबमिट कराएगा उस डेट के 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसे UIN यूनिक आइडेंटिटी नंबर असाइन कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी। नेक्स्ट इज सुओ मोटर रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, सेक्शन 25 सब सेक्शन 8। सुओ मोटर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर एक यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर ऑफिसर सर्वे करता है, इंक्वायरी करता है, इंस्पेक्शन करता है और देखता है कि क्या अगर उन्हें पता चलता है कि एक पर्सन है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उसे GST के अंडर रजिस्ट्रेशन करानी है, वो लायबल है, बट वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता या उसने अप्लाई नहीं किया, तो वो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, वो उस पर्सन को टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्टर कर सकता है और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अब देखो वो पर्सन क्या कर सकता है, जब प्रॉपर ऑफिसर ने देखा कि उस पर्सन की लायबिलिटी बनती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बट उसने नहीं करवाई है, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे खुद ही उस पर्सन को रजिस्टर कर सकते हैं। आगे वो पर्सन क्या कहेगा कि वो एक एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, कितने टाइम के अंदर अंदर, जिस दिन ऑफिसर के द्वारा उस पर्सन को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की गई है, उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के 90 डेज के अंदर अंदर उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी। और या फिर वो फाइल कर सकता है एक अपील कि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन उसको ग्रांट की गई है उसके अगेंस्ट वो एक अपील भी फाइल कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, विच इज सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर। अगर एक पर्सन, देखिए सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 ऑफ GST एक्ट कहता है कि अगर एक पर्सन टेरिटोरियल वाटर्स के इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर सप्लाई कर रहा है टेरिटोरियल वाटर से, तो उस पर्सन को उस टेरिटोरियल वाटर के नज़दीक जो यूनियन टेरिटरी है उसके नियरेस्ट पॉइंट, जो उसकी मतलब बेस लाइन है, उसके नियरेस्ट पॉइंट पे उस स्टेट पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी जहाँ पे उसकी बाउंड्री लगती है। सपोज अगर उस वाटर से वो सप्लाई कर रहा है तो उसकी बाउंड्री पे जो लैंड एरिया कवर हो रहा है वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो इसको एक एग्जांपल से हम प्रॉपर समझते हैं। देखो अगर एक मतलब मुंबई में सपोज मुंबई के नज़दीक एक सी है, उस सी पे एक शिप है, शिप की इंस्पेक्शन की सर्विस दी गई है, मतलब शिप के अंदर जांच की गई है, सारी सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें मतलब क्या सप्लाई किया हमने? एक सर्विस सप्लाई की है, सर्विस सप्लाई की है कि हमने शिप की जांच की है, इंस्पेक्शन की है। तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। तो स्टेट किस चीज़, कौन सी स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे? महाराष्ट्र को, ठीक है, क्योंकि वो जो सी है वो मुंबई के नज़दीक लगता है। तो कौन सी स्टेट को हम नियरेस्ट, मैंने आपको कहा ना कि नियरेस्ट स्टेट को फिर हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, तो उस सी के नज़दीक मुंबई है, तो मुंबई इज़ इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र मानी जाएगी। तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा? महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। पर्सन शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ चुका होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 प्रिस्क्राइब्स। क्या बताते हैं कि अगर एक बिजनेस है, सेम बिजनेस है, एक ही बिजनेस अपनी 2 यूनिट्स लेता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन, मतलब एक बिजनेस है उसने अपनी 2 यूनिट्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ली है, तो फिर क्या होगा? उन दोनों यूनिट्स को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी, मतलब सेपरेट एंटिटी माना जाएगा, दोनों को सेम नहीं माना जाएगा। बिजनेस एक है, उसकी 2 यूनिट्स हैं, उसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उनको फिर अलग अलग ही माना जाएगा। मतलब अगर उन 2 यूनिट्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को ऐसा माना जाएगा कि वो एक अनरिलेटेड पार्टीज, मतलब उन पार्टीज़ के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड पार्टीज़ के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि दोनों यूनिट्स की अब अपनी अपनी एंटिटी है। तो क्या होगा? दोनों यूनिट्स को
सभी कंप्लाइंसेस जो मतलब फाइल रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उन सब चीज़ों को अलग अलग परफॉर्म करना पड़ेगा दोनों यूनिट्स को। तो ये होता है मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। जब हम एक रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा लेते हैं तो इस तरह इसको ट्रीट किया जाता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, फीचर्स समझ आए होंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।